Hi guys, good evening, good afternoon. Yes, good evening, good afternoon, good morning. आज बहुत लेजी डे है। बाहर बारिश हो रही है। ऐसे चाय पकौड़े मिल जाते तो अच्छा होता, बट नहीं मिल सकते अभी। मुझको तो नहीं मिल सकते, आपका पता नहीं। सो लेजी डे है, बट स्टिल लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेशंस। सेशन 14 से 17 आज हम करने वाले हैं। वेलकम बैक एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस, एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एंड मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देती हूँ, 14 टू 17 के बाद 18th सेशन पे हम एक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, सो बी प्रेजेंट, लूप में बने रहें ताकि हम ये सेशंस आपके एग्जाम से पहले खत्म कर, बी इट कैट, बी इट क्लैट और एनी अदर एग्जाम्स अभी दिसंबर में जो भी आने वाले हैं। और आईपी मैट तो है ही साथ में फ्यूचर में, बट वर्ड पापा मेड इजी, चाहे वो कैट हो, चाहे वो आईपी मैट हो, चाहे क्लैट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन with our session number 14, 15, 16 and 17. So स्क्रीन पे मैंने लिखा है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? ऑफ कोर्स बोला है। ऐसा मुश्किल ही कोई होगा शायद जिसने झूठ नहीं बोला अपने लाइफ में, मतलब दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ ह्यूमन नेचर। या तो हम युधिष्ठिर हो, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो उसमें पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम है युधिष्ठिर, और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ही इज वेरी राइटियस। सो वो हमेशा सच्चाई के और धर्म के रास्ते पे वो चलते हैं। आज के डेट में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ऐसा जरूरी नहीं है, बट मुश्किल है, हाँ, दैट इज ट्रू। क्योंकि झूठ तो सबने कहीं ना कहीं, छोटा बड़ा सबने मीडियम लेवल का बोला ही होता है, सबकी लाइफ में होता है, विच इज नॉर्मल। और कुछ लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, एंड इमेजिन झूठ बोले कौवा काटे वाली जो कहावत है, अगर वो सच हो जाती होती तो इमेजिन कितने लोगों को कौवा काट चुका होता अब तक। या ऑन ऑन द डेली बेसिस, राइट। सो वेल, झूठ से एक और चीज आती है सामने कि हम कभी कभी झूठ बोलते हैं बेहतर दिखने के लिए, या हमको लगता है कि अगर हम झूठ बोल देंगे इस बात पे तो शायद हम ज्यादा ज्यादा अच्छे सुनाई पड़ेंगे या ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे सामने वाले को, या फिर उनको लगेगा कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी बेटर हैं। जो नहीं भी होता हम कई बार बोल देते हैं इस आड़ में, या टू मे बी लुक लाइक somebody or to sound like somebody else, we just say it, right? क्योंकि हम किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हम उनसे कम है शायद, शायद दिखने में भी, और दिखने के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते खैर, बट मे बी आप किसी भी चीज में, एक्स वाई जी मटेरियलिस्टिक चीजों में या फिर किसी भी चीज में आप झूठ बोल देते हैं कई बार। और पता है वो झूठ बोल के शायद अच्छा भी नहीं लगता होगा, क्योंकि एक एक मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, जो कि इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। मेरे स्टूडेंट्स कभी कभी मुझको बोलते थे कि मैम आपके जैसा बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के जैसा मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, बच्चे सच्चे ही होते हैं। तो वेल, जब भी मेरा कोई स्टूडेंट ऐसे कहता था तो, या कोई भी किसी ने भी आज तक मुझसे अगर कभी ऐसा कहा, तो मैं उनको हमेशा ये बात बोलती थी कि हो जाओगे अगर तुम उनकी तरह, तो रहेगा नहीं कोई तुम्हारी तरह। और मैं इससे बहुत रिलेट कर पाती हूँ, मैं इस भावना से, इस फीलिंग से, दैट व्हेन यू वांट टू बी लाइक समबडी बिकॉज यू वांट टू बी बेटर, यू वांट टू बिकम समथिंग गुड, समथिंग नाइस। तो मैं यहाँ पे इस भावना से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय था जब वहां थी, जब मुझको लगता था कि मुझे इनकी तरह बनना है, मुझको इनकी तरह होना है। मुश्किल होती है ये भावना ना, और इसको निकाल पाना अपने दिल से कि नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, बस मैं अपने में ही बेहतर हूँ, जैसा मैं हूँ उसी में मैं बेहतर बनता जाऊंगा। ये इसको ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। सो मैं सबको यही कहूंगी कि लव योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे हैं आप वैसे रहें, खुश रहें, खुश रखें अपने आसपास लोगों को, और आप जैसे हैं बस उस पर काम करें और बेहतर होते जाए।
आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। बट अभी हम झूठ की बात कर रहे हैं, ये झूठ से बात शुरू होके आगे बढ़ने तक आ गई है। सो आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन के नाम के नीचे मैंने क्यों लिखा है कि क्या तुम झूठ बोलते हो। सो सॉरी। सो क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं किस बारे में, लेट्स सी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लायर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सामने लिखा है, अगर आप देख सकते हैं तो थ्रू आउट हिस्ट्री लाइंग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, that it is there in everybody. So this is what they say. So there's this philosopher, जिन्होंने he famously actually roamed around the streets of this place, Athens, with a lantern. Lantern आपको पता है, वो जिसमें दिया जलाया जाता है, उसको lantern ही बोला जाता है हिंदी में भी। लालटेन बोलते थे खैर पहले तो उसको। लेके उन्होंने दिन में ढूंढा कोई ऑनेस्ट पर्सन, कोई एकदम सच्चा इंसान, तो उनको नहीं मिला, और आज तक नहीं मिला किसी को। जैसे मैंने युधिष्ठिर की बात की, जो कि महाभारत में पांडवों के बड़े भाई थे सबसे। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला है, और वो झूठ भी उन्होंने खुद को संतुष्टि दी कि मैंने नहीं बोला। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत के आखिरी में जब युद्ध चल रहा होता है, तो ऑन 13th और 14th डे व्हेन गुरु द्रोणाचार्य डाइड, उस दिन उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने उन्होंने उनको मारना असंभव था किसी के लिए भी, क्योंकि वो तो पांडवों के और कौरवों के ही गुरु थे। उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए, गुरु को कैसे कोई मार सकता है। तो युधिष्ठिर को कहा गया कहने के लिए उनसे कि अश्वत्थामा जो उनका बेटा है वो मर गया है, जबकि युद्ध में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो उन तक बात पहुंचाई गई गुरु द्रोणाचार्य तक कि अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा ये बात आके, मैं नहीं मानूंगा। तो युधिष्ठिर आए, उन्होंने उनको ये बात कही, तब उन्होंने माना। पर युधिष्ठिर को पता था कि वो एक हाथी के लिए बोल रहे हैं, और जो कि द्रोणाचार्य जो पूछ रहे हैं वो अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। दो, उन्होंने खुद को एक संतुष्टि दी और सबने कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच बता रहे हो कि अश्वत्थामा मारा गया। वो नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा, मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तो दिस इज वन थिंग, उन्होंने भी एक बार झूठ बोला। और झूठ के बारे में मैं कहूँ कि जो झूठ किसी का नुकसान नहीं कराए, किसी को ट्रबल में नहीं डाले, किसी को हर्ट नहीं करे फिजिकली, मेंटली भी, वो झूठ सही होता है। अगर वो किसी को बचा ले तो, एक झूठ जो किसी को बचा ले वो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट स्टिल लेट्स सी टाइप्स ऑफ लायर्स कौन कौन होते हैं। सो इन्होंने ढूंढा, इनको इनको नहीं मिले। सो लेट्स जस्ट सी कि हमारे यू नो हमारे दुनिया में मतलब किस कौन कौन से टाइप के, और हम उससे क्या वर्ड्स हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द 10 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लायर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इमेजिन हाइपोथेटिकली कि आप एक लायर है, आप एक झूठे इंसान है। सो फाइंड आउट कि आप कौन से वाले हैं, ठीक है। सो मैंने ढूंढ लिया है, मैं बताऊंगी मन करेगा तो। ओके, लेट्स सी। सो नंबर 1 इज अ नोटोरियस लायर। अ नोटोरियस लायर। सो नोटोरियस को लेके एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, जो कि बहुत रिसेंटली क्लियर हुआ है। इमेजिन, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, so my teacher, my tutor said that you are a notorious child. अब मुझको लगा नोटोरियस का मतलब नॉटी होता है, तो मैं वही सोचे बैठी थी, मैंने कभी देखा भी नहीं। बट रिसेंटली पता चला कि नोटोरियस इज नॉट like it's not naughty, right? Okay, so naughty liar, sorry, notorious liar. You are well known for your lies and only strangers might be deceived by you. So आपको पता है, मतलब एक ऐसे इंसान होता है ना जिसको पता होता है एक ग्रुप में या एक कम्युनिटी आप जहाँ पे भी हैं, कि आपको पता होता है ये झूठा है, सबको पता होता है। बट और वो सिर्फ उसकी बातों में कोई ऐसा ही इंसान आ सकता है जो उससे पहली बार मिला है, या उसके लिए वो नया है। So this person might so strangers might be deceived by you, by this person. People around you, like you, let's talk with you only, not you but you, please understand, don't get offended.
So people around you are aware of your habit of distorting the truth. So आप बढ़ा चढ़ा के आप distort करते हैं सच्चाई को. सच्चाई ये है कि ये पेन किसी ने मे बी चुरा लिया और आप बोलेंगे कि नहीं ये पेन किसी ने चुरा के तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया. पहले उन्होंने चुराया, फिर उन्होंने तोड़ा, फिर उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया. बढ़ा चढ़ा के आप डिस्टॉर्ट करके आप सच को बताते हैं. So example, a person who has built a reputation for being untrustworthy, we know this person. हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसपे हम विश्वास नहीं ही कर सकते. So let's look at the words now. So the word notorious describes someone who is widely but unfavorably known for a particular trait. For example, a notorious liar is infamous for being untrustworthy. हमने already पढ़ लिया. This word also applies to other negative traits like a notorious gambler. Notorious gambler क्यों? क्योंकि known है. Basically ये जो gambler है ये इसको जानते हैं. Notorious thief, notorious killer, इनको हम जानते हैं. The noun for the same is notoriety. Now, what is the root word? So, root of notorious is the Latin word notus. Where should I write? Where's my pen? Okay, it's here. Yeah. So it's notice. Word number one is for you is notice, which means known. Okay. From this root, we also get the word noted. Noted. कौन सा वर्ड मिलता है हमको? नोटेड. क्योंकि नोन, नोटेड, यू गेटिंग दिस? नोटिस से नोन एंड समथिंग व्हिच इज नोटिस. इंटरेस्टिंगली, अ स्लाइट चेंज इन सिलेबस कैन change the emotion impact of words. For instance, यहाँ पे एक example है. Someone admired might be called a noted industrialist, but their detractors कौन होते हैं? जो उनके अगेंस्ट होते हैं, मतलब उनको क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली. सो their detractors might call them a notorious exploiter. Somebody who likes them and admires them is calling them noted industrialist, and somebody who just want to criticize them, who is against them, doesn't like them, will call them what? Notorious exploiter. For example, there's one more example. You must have heard about these words. Sorry. Childlike and childish. Sorry. What am I doing? Wait. अच्छी handwriting में लिखूंगी मैं. So, childlike and childish. So in the words में क्या difference है? Childlike और childish में. So childish, childlike दोनों same sound कर रहे हैं. But childlike is in a positive way, ठीक है? And childish is in a negative way. Just childlike, an innocent behavior, positively described positively, and childish is a same behavior, not innocent behavior but negatively. So same. Noted industrialist, notorious exploiter, right? So noted exploiter और industrialist आप कहोगे मैम दो अलग वर्ड है, but noted and notorious same root words है, जो है notice, right? जिसका मतलब है known. So number one is a notorious liar. So I think I am not a notorious liar. I don't think so. I'm not. Second is a consummate liar. A consummate liar. So your lies are told with remarkable skills. मतलब आप झूठ बोलने में skills है आपको ना, मतलब आप इस तरीके से झूठ बोलते हो, इस कन्विक्शन के साथ आप झूठ बोलते हो कि समझ नहीं आ सकता इंसान को कि आप एक्चुअली उनको रिसीव कर रहे हो. सो यू आर हाईली कन्विंसिंग एंड रेयरली गेट कॉट. सो दिस पर्सन रेयरली गेट्स कॉट. You perfected the art of deception to a near professional level. Fine. A person whose lies are so believable that people often trust them. Okay, so now if you are a consummate liar, you are not a known liar. People do not know that you lie. Only you know that you lie.
right? So if you know you are a consummate liar, something you know, you don't have to tell anyone. It's just that don't harm somebody like that. So derived from the Latin word, what's it? Sumus. Yes. Which means what? Highest. So we've got one word that is sumus. Write it down. Which means what? Highest. So I don't know आप किस तरीके से note करते हो, but if you are writing this word, just don't write this word. Write consummate liar as well, so that you know कि ये word आया कहाँ से. ठीक है? So consummate describes something or someone that has reached the highest level of perfection. They're like perfect in it. This is why we refer to the top of a mountain as the summit. Top of the mountain is called what? Summit. That I want to go, like reach that summit. हम बोलते हैं ना, हम ट्रैकिंग पे जाते हैं. So जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स होते हैं वो समिट ही बोलते हैं कि हमें उस समिट तक जाना है, राइट? उस समिट तक जाना है, नॉट सबमिट, समिट. Yeah. A consummate artist has perfected their skills to the highest level. So, to consummate a marriage, deal, or contract is to finalize or complete it. So, consummate is an adjective as well and is an verb as well. So, ये वाला जो consummate है, this one जो use होता है to consummate, जो यूज होता है वो होता है मैरिज डील या कॉन्ट्रैक्ट जब आप फाइनलाइज करते हो. सो दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब. एंड दिस कॉन्जुमेट is what? It is an adjective. ठीक है? So let's see the difference. What is the different usage of this? So for adjective, we often form nouns by adding ness. For example, sweet becomes sweetness and simple becomes simpleness. Consummate has also an alternate noun, which is consummation. Okay, if we are talking about adjective, and if you're talking about the verb, so verb ending in ate usually form nouns by adding ion. For example, create becomes creation, evaluate becomes evaluation, or so similarly, consummate becomes what? Consummation. Consummation. Correct? All right. So easy. I guess you got it. Here we got notice, which is known. And we understood ki noted and notorious kis tarike se difference honge than childlike and childish. And here we got sumus, which is highest. Right? Now there is incorrigible liar. Now, incorrigible liar. So this liar is beyond reform. They cannot, it's like, वो कहते हैं ना, there's no coming back. There's no coming back. So once you start doing something, there's no coming back. Once you start to skip your homework to complete it, there's no coming back. It's like that. Once you stop making notes, there's no coming back. ऐसा बोला जाता है. So for this incorrigible liar, there's no coming back. They are beyond reform. Despite being caught numerous times, they continue lying. And yes, they just continue lying and undeterred by the consequences of their action. They are not, worried about it only. They don't give a damn about it. So, जो भी consequences are, they just do what they want to do. So, someone who lies habitually and never learns from past mistakes is an incorrigible liar. So, somebody's okay. These liars, ये झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे, फिर they'll face some consequences, but ये तभी भी झूठ बोलेंगे. It's like that. Simple. So incorrigible, beyond reform. Someone who is incorrigible is beyond reform or correction. They continue their behavior despite repeated attempts to change. Despite repeated, okay, so they try also, but they can't. They just can't. It's like that. For example, an incorrigible idealistic always holds on to optimistic ideas, or an incorrigible criminal cannot be reformed. ठीक है. Now incorrigible idealistic भी हो सकता है कोई, जैसे कि incorrigible liar है, वैसे ही incorrigible idealistic भी हो सकता है. They just hold on to optimistic ideas. Optimistic is positive, like too positive जब आप हो जाते हैं ना, ये तो incorrigible idealistic. Or an incorrigible criminal cannot be reformed. The word comes from what? Corrigo. Now again you have one word, corrigo, which means to correct. Write it down. Or set straight.
combined with the negative prefix in. The this prefix can have different meanings depending on the context. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. It can be negative as in incorrigible, intensify the root as in invaluable, or mean in or on as inside also. ठीक है. तो intensify कैसे कर दिया? Invaluable बोल के, मतलब अनमोल, मतलब टाइम्स. ठीक है. The noun forms are incorrigibility and incorrigibleness. Fine. These are the noun forms. So इसके दो कैसे इन्होंने कहा, जैसे combined with the is a negative prefix. In is a negative prefix, और इस ये different context में use हो सकता है. जैसे कि for example, there is, if you see, there is insincere, there is insincere, there is indecent, right? There is incorrect then. ठीक है. फिर यहीं पे आते हैं कुछ words, invincible. यही कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि incredible. Incredible is basically unbelievable, you know. Incredible India. Invincible, incredible हो गया. अब insincere, indecent, incorrect. इन और इन दोनों में है, बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. अब जैसे इनविंसिबल का, there's this singer called सिया. सो इस उसका एक गाना अगर आपने सुना हो, अनस्टॉपेबल. सो उसके लिरिक्स आर लाइक this: I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible, I win every single game. So I am invincible, you know. Inevitable is also one word. Inevitable, like inevitable is आप अलग नहीं कर सकते, मतलब these are something supposed to be together. So inevitable. So ये positive और थोड़ा सा ये negative. So contextual difference है इनमें. Contextual difference है. Contextual difference को समझना बहुत important होता है, तभी हम words के usage कर सकते हैं. ठीक है. चलो, I hope ये समझ आया हो. So one more word we've got corrigo. ठीक है. To correct. Write it down. Now, inveterate liar. Inveterate liar. Lying is deeply ingrained in them. Ingrained, like it's innate. It's there in you. Okay? It's a habit that has developed over time, much like, not innate, okay, so much like daily routines such as brushing teeth or drinking coffee. So it's like a habit. Even if there's no need, maybe you'll lie. थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना सिमिलैरिटीज है इनमें, बट वर्ड, और जब हम वर्ड सीख रहे होते हैं तो कुछ कुछ डिफरेंस तो आते ही है. So example, a person who lies so often that it becomes second nature. Second nature. I don't know somebody like that, but yeah, fine. So inveterate, old habits. उसका मतलब, so the word inveterate comes from the Latin what? This. Vitus, which means old. Now we've got one more word. It describes someone who has been engaging in a habit for a long time. ठीक है. अब इसके बारे में हम और अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं. For example, an inveterate gambler, inveterate drinker, मतलब ये बहुत ही लंबे समय से, बहुत टाइम से they have been gambling or they have been drinking, has been practicing these behaviors for so long that they are now deeply rooted. I know somebody who is an inveterate drinker. Okay, I've known them, like. So an inveterate liar has been lying for so long that it's hard to remember when they told the truth. So inveterate liar, उनको याद ही नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने सच कब बोला था. वैसे एक inveterate gambler या inveterate drinker को नहीं याद होगा कि उन्होंने last time gambling नहीं की थी या last time कब उन्होंने drink नहीं किया था. ठीक है. The noun form are inveteracy and inveterateness. Okay, pronunciation is a thing. Inveteracy and inveterateness. So a veteran is someone who has grown old in services में, जैसे forces में, armed forces में बहुत time से कोई होता है, उन्होंने बहुत young age में join किया होता है और बहुत time तक वो होते हैं. So veteran वही होता है.
जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. A veteran can also be someone experienced in a particular field, such as a veteran swimmer, diplomat, teacher. So if you have an like a very old teacher in your school जो कि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, होते हैं ऐसे schools में टीचर जो 40, 50, 30 years से पढ़ा रहे होते हैं, so they are what veteran teacher, right? So this word can be both a noun and an adjective. Now there is an congenital liar, a congenital liar. Genes, genital, कुछ तो समझ. You have been lying since birth, so these are innate actually. Or so it seems, your falsehood are so deeply rooted that it feels as though you've been lying your entire life. तो आप बस पैदा हुए थे और पैदा होते ही आप झूठ बोलने लग गए. वाह, example, someone whose tendency to lie appears innate. Innate is like by birth. ठीक है, जब आप पैदा हुए थे, by birth, innate is. So the root Genesis is what? Birth. Okay, is found in many heredity, and the experts in the noun is what? Gene. Genes are genes. Gean. The participle in chromosomes that carries hereditary information. So these genes are what? The particles which carry the hereditary information. Right? Now there is genealogy. Logy तो सबको याद होना चाहिए. Is the study of family trees and origins. A genealogist is someone who studies family ancestry. The adjective is genealogical. Fine. The word genital relates to the organs involved in reproduction and birth, right? We know this, obviously, science students and generally everybody knows what are genitals. Then there is Genesis, refers to the beginning or origin of something, such as the creation of the universe, and is also the first book of Bible. Is what? Genesis. Why? Because it's the beginning of origin, right? Or beginning of anything, Genesis. Okay. Now, congenital is a combination. This word, which हम पढ़ रहे हैं, congenital liar, is the combination of prefix con, C-O-N, which means with or together, and Genesis, which means what? Birth. Congenesis, with or together. So a congenital defect or condition is something present from birth as opposed to hereditary traits which are passed down genetically to the moment of conception. ठीक है. So these genital defects जो होते हैं वो हमें by birth होते हैं. कब? Conception के time से ही वो हमें आने लग जाता है. So while hereditary traits like eye color, hair texture are encoded in genes, congenital defects are caused during the gestation period, such as deformities caused by exposure to harmful drugs, blah blah blah, during the pregnancy. Okay, so gestation period is the period which starts from the time of conception to the birth. So this is gestation period basically. So ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये उस टाइम पे ही हमें आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स से आते हैं. मदर, फादर, ग्रैंडफादर, बहुत सारे लोगों से पीछे से आते चले जा रहे हैं. हेरिडेटरी है, जैसे किसी के वाइट बाल है तो वो जेनेटिक होते हैं, कई लोगों के तो इरिवर्सिबल होते हैं वो. जनरली इफ वाइट हेयर ग्रेइंग जो है वो आपकी जेनेटिक नहीं है, सो वो रिवर्स हो सकती है. मैं ये ज्ञान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत वाइट बाल कुछ भी है. एनीवे, सो congenital can be used figuratively, often as an exaggeration to describe long-standing traits. For instance, someone might be called a congenital liar. So it can used figuratively also. So congenital liar मतलब वो ऐसा नहीं कि वो by birth वो पैदा हुआ और झूठ बोलने लग गया, but congenital here is used figuratively. So figuratively और literal क्या होता है? Figurative is, for example, मैं कहती हूँ कि क्योंकि आज बहुत बारिश है, so I'll say it's raining cats and dogs here.
So doesn't mean कि actually cats and dogs are raining outside, but that means कि heavy rain हो रही है, मतलब बहुत heavy rainfall है. ठीक है? So this is figurative. Now if I say that the water is hot, it is literal. Literally it is hot. है ना? So literal is जो actually होता है सामने सामने. Figurative is that you have to figure out what it means. For example, one more example let me take. Let's say I am I am on the cloud nine today. ठीक है? So this is one figurative example. Idioms जैसे कि figurative होते हैं, जहाँ की phrase थोड़े अपने literal हो सकते हैं, होते ही हैं actually. ठीक है? So yes, now you will say कि मैम अगर कौन का मतलब with या together होता है, so ऐसे तो pros, जैसे ये word हमने सुना है pros और and cons, है ना? तो आप कहोगे कि मैम pros and cons, तो pros तो for होता है and cons तो against होता है. तो ये जो यहाँ पे cons है, मैं आपको बता देती हूँ. It has come from the root word contra, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट. ठीक है? ये भी लिख सकते हैं. सो दिस कॉन हियर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन हियर. ठीक है? दिस इज अगेंस्ट. प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्ट्रा का लैटिन यूज हुआ है, जिसका मतलब है अगेंस्ट. एंड दिस कॉन जो कि कॉन्जेनिटल में यूज हुआ है, इट्स विद एंड टुगेदर. राइट? राइट, लेट्स मूव ऑन. सो नाउ हियर्स दिस क्रॉनिक लायर. जैसे क्रॉनिक डिजीज भी होती है, सो वैसे क्रॉनिक लायर होता है. सो यू लाइक कॉन्टिन्यूसली, not just occasionally. Your falsehood are frequent and recurring, as if lying is a constant part of your personality. जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था that it has become your second nature. So this is like constant part of your personality. So कुछ similarities and words different है, तो ठीक है. A person who lies regularly and consistently without breaks. ठीक है? So time and chronology हम ये भी देखते हैं. So what is chronic? It is derived from the Greek word chronos. Now there's this word what? Chronos, which means time. ठीक है? A chronic liar lies repeatedly and habitually. Likewise, a chronic invalid is frequently ill. The noun for the same is chronicity. ठीक है? Now there's this word anachronism. Anachronism. So something or someone that is out of its correct time period. The word derives from the prefix ana. There's this word ana, which means what? Against. जैसे कि contro का मतलब भी against होता है. And chronos, which means time. So ये और इसको मिला करके बनाया गया क्या? Anachronism, जिसका मतलब होता है out of its correct time. मतलब ओल्ड फैशन बेसिकली, या फिर टाइम से पहले या टाइम से बहुत बाद में. सो एग्जांपल इंक्लूड सीइंग हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस इन मॉडर्न सिटीज और fictional characters using modern technology in historical settings. So वही टाइम से बहुत पहले या टाइम से बहुत बाद. So it is out of time, it's not in time, so that is called anachronism. The adjective for the same is anachronos or anachronistic. ठीक है? Incongruous. Incongruous. There's this word incongruous. Now, what is in? See what is in. It's a negative prefix, right? So describe something out of place is incongruous. Latin meaning not agree. Latin meaning इस word का क्या है? Is not agree. For example, wearing casual clothes to a formal event would be incongruous. ठीक है? Incongruous. जैसे हम हमारी discretion होता है हमारा, right? जैसे हमारा discretion होता है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं तो हम लोअर्स में, बॉटम्स लोअर में, बॉटम्स में या कैजुअल टी शर्ट में नहीं जाएंगे. दैट इज आवर डिस्क्रिशन. So this is incongruous, that we do not agree with that. So the noun form is incongruity here. ठीक? चलो. Chronological means is the correct time order.
जैसे हम पैराजम्बल्स करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब पहले शुरुआत में जेनरिक सेंटेंस होना चाहिए, फिर उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए, फिर मैंडेटरी पेयर होगा, फिर लास्ट में हमारा जो है कंक्लूसिव सेंटेंस होगा। सो क्रोनोलॉजी आनी चाहिए हमारे पैराजम्बल्स में। क्रोनोलॉजी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ टाइम, और अ क्रोनोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ठीक है, अगर हम टिपिकली इसको समझे तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। नाउ क्रोनोमीटर, इफ यू रिमेम्बर, मीटर का ये लॉजी का तो आपने को पता ही है, और मीटर का भी हमने प्रीफिक्स ये हमने रूट वर्ड पढ़ा है, विच वाज व्हाट, मेट्रॉन। उसका मतलब क्या था, मेजरमेंट, है ना, याद होना चाहिए। अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस ऑफन यूज्ड ऑन शिप्स, chronometry is the measurement of time, the chronometric being the adjective. Then there's synchronize करते हैं हम जब डांस करते हैं, so there's synchronization we do, and with synchronization we dance perform. क्यों? क्योंकि एक्ट मतलब जो भी डांस स्टेप्स हैं वो सेम होने चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, राइट। सो कंबाइनिंग क्रोनोस, जिसका मतलब हमको पता है, विद द प्रीफिक्स सिन, जिसका मतलब भी टुगेदर होता है। ठीक है, हमारा कॉन का भी मतलब टुगेदर या विद है, वैसे ही SYN का मतलब है टुगेदर। जैसे सिनर्जी में आपने देखा होगा दिस वर्ड सिनर्जी, उसका उसका मतलब क्या होता है सिनर्जी का, टू डू समथिंग टुगेदर, है ना। व्हेन यू सी बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स को आपने देखा है वी शेप में फ्लाई करती है। सो देयर इज दिस वन लीडर, यहाँ पे पीछे 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 लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन दे फ्लाई, सो पीछे वाले को हेल्प मिलती है, एंड वो एक ही ऑर्डर में दे टुगेदर दे क्रॉस द एंटायर थिंग, जितनी भी हवा हो या जो भी हो। ठीक है, सो यस, क्रोनोस with prefix syn, syn, together. To synchronize means to time events or action to happen simultaneously. The adjective is synchronous and the noun is synchronization. ठीक है, yeah, it is done. आगे बढ़ने हैं। Now last this liar is the dangerous one, the pathological liar. So your lies are so compulsive that they seem like a mental disorder. You might not have any distinction between facts and fantasy. हो सकता है आप इतना झूठ आप बोलने लगे हैं कि आप उसको सच मानते हैं। आप जो बोल रहे हैं आप झूठ है, बट आप मानते हैं, आपको लगता है कि वही सच है। ठीक है, ऐसा होता है लोगों के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ हो सकता है। Okay, so example, a person who lies uncontrollably, sometimes without reason as well. So disease and feelings, let's see. Pathology, the study of diseases. Pathology, if you guys, मतलब आपको लॉजी पता है, पैथोस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं शायद पैथोस हमने नहीं पढ़ा। ओके, एनीवे पढ़ लेते हैं। पैथोस का मतलब फीलिंग और सफरिंग होता है। यहाँ पे द स्टडी डिजीज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक पैथोस, हाँ ये या इधर हियर। So pathos is feeling or suffering and logos is study. ठीक है, so a pathologist is a medical expert who diagnoses disease often by examining tissues or issues. Pathological, while it typically means disease, it can also refer to abnormal condition or behavior, as in pathological lying. ये हमारे pathological liar से आता है। ठीक है, now there's sympathy, क्योंकि सिम का मतलब क्या है हमने यहाँ पे पढ़ा, टुगेदर है हियर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपैथी, सिंपैथी, feeling or suffering with someone, with the prefix sim, which means with or together, and the verb form is sympathize and the adjective is sympathetic. तो सिंपैथी जब हम किसी की फीलिंग मतलब किसी की सफरिंग को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड हम उससे सिंपैथाइज करते हैं बेसिकली, राइट। देन दिस एंटीपैथी, then there's antipathy. Anti,
Anti means against and the adjective is antipathic. So strong dislike, अगर आप किसी को मतलब आपको नहीं मतलब समझना उसकी कोई प्रॉब्लम भी हो या कुछ, so you have a strong dislike or aversion for something or someone. This is antipathy, and antipathy means against. And then there's, if you remember, there was a का भी हमने एक prefix पढ़ा था, मतलब a is a prefix. So what does it mean? It means not. It means not. Okay, there's this word also. Apathy, a lack of interest or feeling. The prefix a means without or not. हमने पिछले slides में पढ़ा है ये, पिछले session में, sorry. So apathy, a lack of interest or feeling. Apathy is basically the antonym of sympathy or empathy basically. Empathy का opposite होता है, antonym होता है apathy. So apathetic describes someone, ये extra words हम इसके साथ पढ़ रहे हैं. Describes someone who shows no emotion, especially in situations where a reaction is expected. मतलब कोई बहुत परेशान है, किसी को आपकी हेल्प की चाहिए जरूरत है, but you are so apathetic that you don't care, right? So that is apathy. Empathy, I feel I am an empathetic person, so start to this word. Empathy, the ability to deeply understand and share another person's feeling. These people do understand what the other person is going through, even if they are not in that situation, or even if they haven't faced a situation like that, but they are able to feel it deeply. So they are empathetic people. The verb form is empathize and the adjective is empathetic or empathic. ठीक है, empathic. Now there's pathetic. Pathetic बेकार खत्म एकदम ही describes something that evokes sympathy, pity or sorrow. So ऐसे कहते हैं ना, that's a pathetic thing to do to somebody. That's pathetic. You are pathetic. So that is how. Usually because it involves suffering. So एक तरफ आप किसी को sympathy दे रहे हो, एक तरफ आप किसी को किसी के लिए बुरा फील कर रहे हो, and on the other hand there's this pathetic that you do something which may make them suffer. Then there's telepathy. Telepathy is always also a very beautiful thing to happen if it does. I have experienced this a lot of times with some of my close people. So a form of communication where feelings and tele का मतलब ही distance होता है. New word we've got. Tele का मतलब भी distance होता है. Root word. Tele is what? Distance. Pathos is suffering. Here, यहाँ पे हमने पढ़ा था feeling and suffering. I hope you've written it. Now there is unconsignable liar. Unconsignable liar. Okay, देखते हैं क्या है ये. So you feel no remorse, no guilt for the lies you tell. You say it. होता है ना कि कई बार हम झूठ बोल देते हैं तो बुरा लगता है. So even if they hurt others, you remain unaffected and continue lying without a second thought. A person who lies without caring about the consequences for others. हमने consequences for others हमने पूछा, पहले पढ़ा था consequences. Consequences अपने खुद के लिए भी. But these are consequences for others. So this person lies और उसको फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी और का कुछ भी खराब हो, बुरा उनके साथ हो जाए, कुछ भी. So this is unconsignable liar. Let's see. So psychopaths, तो ठीक है, these individuals commit antisocial and unconsignable acts without feeling guilty. So these are psychopaths. Okay. Remorse or feeling guilty, remorse or conscience. The word unconsignable derives from the Latin word called "scio", means to know. Means to know. ठीक है. The word conscience comes from science, meaning knowing. हमने पीछे पढ़ा है ये.
The prefix con means with or together. ठीक है? So conscience refer to the knowledge of right and wrong. Fine, conscience, sorry. Because SCIO is to know, science is knowing, to know and knowing, and con is with or together. So unconsignable means that a person considers person's conscience is not working. They conscience that, you know, to understand what is right and wrong is not working, meaning they act without considering moral implications. And the noun for the same is unconsignableness and unconsignability. Okay, so conscious also derived from conscious means awareness. I'm I'm conscious when I'm around people, so I am aware. I am conscious enough to take care of my whereabouts and take care of my safety because I'm aware that what is happening around me at what, like, wherever I am. So meaning awareness of emotions, sensations, and surroundings. Great. कॉन्शियस और कॉन्साइंस में डिफरेंस होता है जो कि आपको अब समझ आ गया होगा एंड दिस अनकॉन्साइनेबल राइट so science refers to systematic knowledge as opposed to belief intuitions or guesswork. You need a proper research for science. You need to find out facts, only then science is possible. So it is a systematic knowledge. It is also derived from science, which means knowing. Again, we know it. So there's omniscient, omniscient, omniscient. Scient is knowing. Let's see what is omni. Combining omnis, which means all, with science, it means all know or having infinite knowledge. The noun is omniscience. So omni is all. जैसे एक वर्ड है जो कि हमने कितने तो बचपने में सीखा था, जिसको कहते हैं ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. ओमनीज ऑल. ओमनीवोरस कौन होता है? जो कि नॉन वेज भी खाता है और जो कि लाइक मीट भी खाता है एंड जो वेजिटेरियन भी होता है, so घास फूस भी खाता है, राइट? उसको ओमनिवोरस कहते हैं. स्पेशली एनिमल्स को हम कहा जाता है ओमनिवोरस. सो ओमनी इज ऑल एंड वोरस आता है वो रेर से. एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर, दो यही होनी चाहिए. वो रेर से, वो रेर का मतलब होता है टू डिवोर. DEVOUR, जिसका मतलब टू ईट. सो ओमनी वो रेर, टू ईट, डिवोर, which means somebody जो सब खाते हैं, right? Then there is prescient. Prescient. So the word adds the prefix pre, which means before. ये तो हमको पता ही होगा. With science, so means knowing something before it happens. Prescient. Prescient. होता ना, कभी कभी अपने को पता होता है कि कुछ होने से पहले हमको लग जाता है कि something is going to happen. Now there is nescient. Nescient or basically nescient. Adding the negative prefix ni to science, ni ne जिसकी negative में ne आता है, so negative में ne आता है जैसे कि, so वो negative prefix है. This word means not knowing or ignorant. ठीक है? Nescient, if somebody is nescient or nescient, so that means they are ignorant and that they do not know, right? So the noun for the same is nescience. Great. Now this glib liar. Wow. Glib liar. Your lies are delivered smoothly and effortlessly, but that very ease makes others suspicious. Okay, so जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा sweet होते हैं. You meet them for the first time and they're too sweet, like there's this word too and there's this word very, right? So too and very का difference ही है कि too is negative when it's too hot, right? It's too hot today. It's very hot नहीं होता है. Very is like positive.
she's very beautiful. She's too, like, no, why she is too hot to handle. Too hot to handle. Like, वो इसमें भी too hot to handle. I cannot handle. Like, nah, नहीं. So too is negative, very is positive. होता ज्यादा यही है कि बहुत, मतलब बहुत है, but negatively and positively. So कोई लोग हमको मिलते हैं too sweet, that too sweet पहली ही मीटिंग में. So आप थोड़े से ऐसे suspicious हो जाते हो and थोड़े conscious हो जाते हो about them and about yourself, and then you get the suspicion कि हाँ मतलब कुछ गड़बड़ है. So let's just stay aware, है ना. So though you are quick with your falsehood, people are very of your charm. Like they are not sure about it. Okay, a person whose ability to lie quickly and easily raises doubts among listeners. क्यों? क्योंकि उनकी बातों में शायद conviction नहीं ही होता ऐसे लोगों में. ठीक है. So glib talkers and smooth liars. Glib, this word comes from an old English root meaning slippery. A glib liar or glib talker is smooth, quick with answers and persuasive. They are persuasive, but their words lack sincerity and conviction. Their words lack what? Sincerity and conviction. आपको कई बार कुछ लोग बोल रहे होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं, बट आपको लगता है कन्विक्शन नहीं है, मतलब नहीं इसकी बातों में. So glib people fool only the most ignorant and decent individuals. If you are mindful, if you're aware, so these people, glib liars, glib talkers, cannot fool you. But if you're ignorant and decent, so you might get tricked. And the noun is glibness. Cool. And then there's egregious liar. Egregious liar. Interesting. Your lies are extraordinarily harmful. Extraordinarily harmful and vicious. Vicious cycle होती है ना, अजीब. They are calculated to cause maximum damage and people are often shocked by their severity. मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आप, यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, मतलब इतना साफ, इतना बड़ा झूठ. It's like that. I'm being so dramatic. Example, a person whose lies are so hurtful and blatant that they leave others in disbelief. आप चौकन्ने हो जाते हो बिल्कुल. Herds, flocks and social behavior. इसको egregious से कैसे connect किया गया है देखो. So egregious, this word is derived from the Latin word what? Which means grex, or which is this, gregis, जिसका मतलब क्या है? herd और flock. ग्रुप में होता है और बहुत सारा होता है. ठीक है. So an egregious lie, mistake or act is exceptionally bad and out uh, stands out conspicuously from other wrongdoings. Sorry, यहाँ पे ऐसे नहीं, wrongdoings. The prefix e comes from ex, out, जिसके बारे में हमने पहले बात की है. क्यों हम x को कहते हैं x? It's out. The noun form is egregiousness. All right. So here this egregious and conspicuously. Okay, so it stands out conspicuously. Why? Because it is like it's in a herd. So it's too much. It's like there, and they are exceptionally bad and they stands out conspicuously. And because so Grex or को herd, and यहाँ पे लगा है egregious liar. So why? Because herds, if you've seen, they are in a group and they are like बहुत ज्यादा होते हैं वो. So इसको इन्होंने bad से like connect किया है, but herd of sheep अगर आपने देखा हो, तो उसको थोड़ा सा अलग रखते हुए हम इसकी बात करेंगे. यहीं पे एक आता है gregarious. Gregarious. This word also comes from Grex or Gregis. Refers to a person who enjoys the company of others or being part of a group. Others and group, herd से आया ये, like a herd.
Extroverts are typically gregarious and the noun for the same is gregariousness. ठीक है. ठीक. Now there is congregate. So add the prefix con with grex to form congregate, congregate, meaning to gather together in a group. Grex, herd, so group आ गया, ठीक है. So the noun form is congregation, which can also means a religious group or flock. ठीक है. Segregate, now there's segregate तो आपने सुना ही होगा हमेशा, that we segregate things or books or anything. So add the prefix se, which means a part, to grex to form segregate, meaning to separate from the herd. To separate from the herd. जैसे आपको मैथ्स की बुक्स में से क्यूए की कुछ बुक्स हैं तो आपको सेग्रीगेट करना है, राइट. सो मैथ्स की बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से आपने क्यूए की बुक सेग्रीगेट कर दी. एग्रीगेट, add the prefix add, which is to word, to grex to form aggregate, meaning gather things together into a mass or whole. So aggregate. The noun form is aggregation, and aggregate can also means the total or whole group considered as a single unit, right? Next, this is the last slide of this entire session. ठीक है. So यहाँ पे each of these terms has general application. जी हमको समझ आ गया, पीछे हमने सारे words पढ़ लिए, उनसे related words पढ़ लिए. So यहाँ पे छोटा छोटा सा difference लिखा है. You can take the screenshot of this slide. So notorious, famous for a negative reason. ठीक है. Consummate, skilled to perfection. Incorrigible, impossible to reform, हमने पहले बात की है. Inveterate, deeply habitual. Congenital, present from birth. Innate, we talked about. Chronic, persisting over time, मतलब बहुत time से आ रहा है. Pathological, relating to disease. Unconsignable is lacking conscience or remorse. Glib, fluent yet superficial, क्योंकि वो they believe that हम सच बोल रहे हैं और नहीं, ऐसा नहीं होता. But then egregious, shockingly bad. So you can take the screenshot of this slide. It's here right in front of you. We are done with today's session. Yes, and as it is, just believe in yourself, believe in me, believe in the process. And we're done with today's session. If there is anything you want to tell or you want to say, you can write it down in the comment box. And if you have figured out that what kind of a liar you are, and so work on it, let's get out of it. And if you attend, like you've done the entire session with me today and you feel that no, I'm none of them, I'm none of these, so great, thumbs up to you and high five. Even I am not even I am none of these, though I've lied multiple times in my life, but I am इतने बड़े झूठे नहीं हैं अपन, राइट. एंड इसी से मुझको याद आता है कि हम लोग कभी कभी करते हैं, हम यंग हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को शायद कभी कभी नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड हमने कई बार न्यूज में देखा है, बहुत सारी बहुत अनफॉर्चुनेट हमने न्यूज पढ़ी है. तो कई बार ऐसा होता है हम कहीं घूमने जाते हैं और हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, राइट, कि हम कहाँ जा रहे हैं. Exactly. So I would like to add this insight, I would like to give this insight, and क्योंकि मुझको किसी ने, बहुत किसी अच्छे इंसान ने बताया था कि आप झूठ तो okay, you can spare the details, but do not lie. You can always spare the details, but don't lie, especially to your parents. If you're going to, let's say you're going to UK and you tell them that you're going to UK, you're going to United Kingdoms and you tell them I'm going to Uttarakhand. So don't do this. If you're going to UK, tell them I'm going to UK.
You can spare the details. With whom? Okay, fine. I'm going with some of my friends. This. Maybe you have we have relationships and we have things to do which our parents might not agree with, or they might. But we should always let them know about our whereabouts, about the people also. We must, if they are, you must be with people you actually trust. Otherwise, do not be with them. Simple. Period. Okay? So, your whereabouts, the people you are with, rest you can spare the details. How, when, where, like the itinerary, mat batao, but do not spare the actual thing. Spare the details, not that actual things. So yes, it will always help you. It has always helped me. And all the best to everybody. Stay connected. Let's finish this book together in a fun way. And थोड़ा थोड़ा बोर होता होगा तो it is what it is. I cannot do anything. If you want to learn good words, stay with me. Otherwise, choice. Choice is the best. Choice is the luxury of life. It's the luxury of life. And if you've got choice, consider yourself lucky and consider that you've got the luxury, because some people do not even have choice. आज का ज्ञान बहुत हुआ. Just believe, keep practicing. See you in the next session. Bye bye. Bye bye.